खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में होगी देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। ढाका से विकास भदौरिया के साथ देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 41 साल पुराना जमीन विवाद सुलझा। जमीनों की अदला बदली के ऐतिहासिक समझौते से बदल जाएंगे दोनों मुल्कों के नक्शे। सौमित सेन गुप्ता के साथ देखेंगे पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार और ममता सरकार पर उठाए सवाल। कहा देश की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी 21 जून को देश में योग दिवस का आयोजन करवा रहे हैं। दिल्ली से रक्षित सिंह बताएंगे कि कैसे शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने साल 2002 के सीएनजी फिटनेस घोटाले की फाइल दोबारा खोल दी है। सीएनजी का ठेका देने में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगा है। और विजय विद्रोही बताएंगे कि बिहार में जीतन राम मांझी किस किस के साथ कर रहे हैं मोलभाव। मांझी ने फोन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लालू यादव से अलग अलग बात की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। इस वक्त हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शेरे बंगाल नगर के सापला हॉल में, और यहाँ पर भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौते पर दस्तखत हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस हॉल में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं। अभी अभी ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। 41 सालों से बांग्लादेश को इस एग्रीमेंट का इंतजार था। ये एग्रीमेंट इस वजह से करना पड़ा क्योंकि दोनों ही देशों के मुख्य भूभाग में कई ऐसे हिस्से थे, ऐसे गांव थे जो कि भारत के मुख्य भूभाग में बांग्लादेश के गांव थे और बांग्लादेश के मुख्य भूभाग में भारत के गांव थे। और इसी समस्या को हल करने के लिए ये लैंड एग्रीमेंट हुआ है। 51 से ज़्यादा भूभाग बांग्लादेश भारत को देगा, जिनके जो कि तकरीबन 7,000 एकड़ के हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा भूभाग भारत बांग्लादेश को देगा, जो कि 17,000 एकड़ के हैं। बांग्लादेश से जमीन की अदला बदली समझौते पर अब शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा विपक्ष में रहते हुए विरोध करने वाले अब क्यों ले रहे हैं श्रेय। भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब यूपीए सरकार बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता करना चाहती थी तब बीजेपी और मोदी उसे राष्ट्र विरोधी कहते थे। अब यही लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। ढाका से कोलकाता अगरतला और ढाका से शिलोंग गुवाहाटी के बीच शुरू हुई नई बस सेवा। नए रूट की शुरुआत होने से दोनों देशों के यात्रियों को कम दूरियां तय करनी पड़ेंगी। भारत और बांग्लादेश के आम लोग अब एक बार फिर बस से एक दूसरे के यहां जा सकेंगे। ढाका में पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक साथ ढाका कोलकाता अगरतला बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। बस सेवा पहले भी चल रही थी, लेकिन नए रूट से दूरी कम हो गई है। पहले कोलकाता से गुवाहाटी होते हुए अगरतला जाने के लिए 1650 किलोमीटर का सफर 36 घंटे में पूरा होता था। अब कोलकाता से भाया ढाका होते हुए अगरतला की दूरी 500 किलोमीटर रह जाएगी और 12 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक की वजह से पिछले 3 महीने से ढाका और अगरतला के बीच बस सेवा ठप पड़ी थी। 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढाका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का ढाका एयरपोर्ट पर अगवानी की। 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ढाका एयरपोर्ट पर पीएम मोदी की अगवानी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने की। पीएम मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद शेख हसीना ने पीएम मोदी को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से परिचय कराया। इसके बाद ढाका के शहीद स्मारक पर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में शहीद होने वालों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने शहीद स्मारक पर एक पौधा भी लगाया। पीएम मोदी के लगाए पौधे को उदय पद्म नाम दिया गया। यहाँ पौधा लगाने के बाद पीएम मोदी तय कार्यक्रम के अगले पड़ाव के लिए निकल गए। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद बांग्लादेश को आजादी मिली। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत के भी 2000 से ज्यादा जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की यादगार में बने म्यूजियम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर शेख मुजीबुर रहमान को नमन किया। बांग्लादेश की आज़ादी में अहम रोल निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को मोदी ने श्रद्धांजलि दी। ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर में ही मेमोरियल बना दिया गया है।
बंगबंधु म्यूजियम में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजों को सहेज कर रखा गया है। बांग्लादेश से मजबूत रिश्तों का संदेश लेकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम की बालकनी में भी आए। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व किया था। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में उनके इसी घर में हत्या कर दी गई थी। कोलकाता दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी पर एक साथ साधा निशाना। 21 जून को राजपथ पर होने वाले योग दिवस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग कराकर कार्यक्रम को गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी है। 3 दिन पहले राहुल और सोनिया गांधी को भी न्योता भेजा गया है। झाड़ू का काम बंद हुआ, अब कह रहे भैया रोजगार को भूल जाओ, राजपथ पे जाके योगा करते हैं। राहुल ने ये बोलकर ममता बनर्जी पर हमला बोला कि पहले ममता बनर्जी एकला चलो की नारा देती थी, लेकिन अब वो मोदी के साथ विदेश जाती है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब ममता बनर्जी उनके साथ बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और बात अब दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच ने शीला दीक्षित के राज में हुए 100 करोड़ के सीएनजी घोटाले की फाइल फिर से खोल दी है। अब शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इससे। बिहार में नीतीश की सीएम उम्मीदवारी को लालू यादव की पार्टी आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी है चुनौती। सिद्दीकी ने कहा, जब मांझी बन सकते हैं सीएम तो मैं क्यों नहीं। अल्पसंख्यक को कोई आदमी शौक से मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, मजबूरी में बनाता है। और अभी वो मजबूरी इन लोगों के सामने नहीं है कि साहब किसी को बनाया जाए। और जहां तक काबिलियत का सवाल आप करते हैं, तो जब मांझी जी हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी के अलावा अभी कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि हर लोग को विश्वास है नीतीश कुमार जी में। और नीतीश एकदम पूरे बिहार का गठबंधन के साथ हो चाहे जैसे हो, नीतीश कुमार जी को सब लोग स्वीकार करते हैं। बिहार में इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले बीजेपी जेडीयू के बीच सीएम की उम्मीदवारी को लेकर तनातनी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जीतन राम मांझी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से फोन पर अलग अलग बातचीत की। जीतन राम मांझी दोनों पार्टियों के साथ मेलभाव करने में जुटे हैं। जीतन राम मांझी चुनाव में किस करवट बैठेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या लालू के मददगार होंगे, इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके मांझी 11 और 12 जून को दिल्ली में रहेंगे और उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इस बीच लालू यादव ने ट्वीट कर कहा है, गठबंधन की सबसे ज्यादा चिंता और बेचैनी बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी समर्थित कुछ मीडिया घरानों को है। चुनाव से पहले ही हार का खौफ इनके सीने में बैठ गया है। बिहार में दलित और महादलित वोट बैंक को अपने अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग पार्टियों में होड़ मची हुई है। जीतन राम मांझी भी इसी फेर में लगे हुए हैं। जम्मू में 2 दिन के तनाव के बाद पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू पठानकोट हाईवे पर दिग्याना में, जहां कल सिख समाज की तरफ से जम्मू पठानकोट हाईवे को बंद किया गया था, लेकिन अब ये हाईवे खोल दिया गया है। सेना की गाड़ियां अब भी यहां रुक रुक कर गश्त लगा रही हैं ताकि कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे पाए। इस जाम को हटाने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि राज्य सरकार ने सिख समाज की कई मांगे मान ली हैं। जब तक पुलिस की फायरिंग में मारे गए शख्स का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक सेना, पुलिस और सीआरपीएफ कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी अब केवल सतवारी और जो गढ़ीगढ़ इलाका है उसमें बढ़ाई गई है। दिल्ली में बिजली पानी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, केजरीवाल सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के शिव विहार की, जहां दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली घड़ी लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार इनसे लड़ रहा है।
तो दिल्ली सरकार, दिल्ली की तरफ इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है, दिल्ली की जनता की तरफ कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत को लेकर जनता के बीच भारी आक्रोश है। शुक्रवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। आतंकी भुल्लर को दिल्ली से अमृतसर जेल शिफ्ट किए जाने पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने किया विरोध। सीएम केजरीवाल से मिलकर बिट्टा ने जताया एतराज। बिट्टा ने कहा है कि अगर भुल्लर को अमृतसर जेल शिफ्ट किया तो वो भाग सकता है। 1993 में दिल्ली में तत्कालीन युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर हमले का दोषी है आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर। हमले में 9 लोग मारे गए थे, जिसमें बिट्टा बुरी तरह से घायल हो गए थे। भाग जाएगा वो, जैसे सरदार बेअंत सिंह के कातिल बुड़ैल जेल से भाग गए थे, इस तरीके से ये भी भाग जाएगा। भाग के फिर सरकार लगेगी उसको ढूंढने के लिए। भुल्लर अभी 50 साल का है और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2014 में भुल्लर को मिली फांसी को उम्र कैद में बदल दिया था। साल 2002 के सीएनजी फिटनेस घोटाले की दोबारा जांच करेगी दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच। बढ़ सकती हैं पूर्व सीएम शीला दीक्षित की मुश्किलें। दिल्ली के बुराड़ी में 2002 में 100 करोड़ का ये घोटाला हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के करीबी अफसर डीएम सपोलिया और पीके त्रिपाठी का नाम आया था। साल 2012 में 49 दिनों की केजरीवाल सरकार के दौरान एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में केस दर्ज किया था। तब दिल्ली के उपराज्यपाल से जांच की मंजूरी नहीं मिलने पर यह मामला लटक गया था। तब सीबीआई ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, जो इस घोटाले की प्राथमिक जांच कर रही थी। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय को लेकर शिवसेना और बीजेपी में ठनी। शिवसेना कोटे से मंत्री रामदास कदम ने गृह मंत्रालय पर अपना दावा ठोका। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा है कि मैंने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि मुझे महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय चाहिए। पिछली सरकार में जिन लोगों ने मंत्री की कुर्सी पर बैठकर जमकर भ्रष्टाचार किया, उन सभी को जेल भेजने की जरूरत है। इसलिए मैं फिर गृह मंत्रालय मांग रहा हूं। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है। शिवसेना इस मुद्दे पर अपने मुखपत्र सामना के जरिए सवाल उठा चुकी है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। पूर्व सैनिक अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सरकार इस योजना को कब लागू करेगी, उसका समय बताए। पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। मुलाकात 2 दौर चली। मुलाकात के बाद सेना के पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस पर काम चल रहा है, लेकिन सरकार ने कोई तय वक्त नहीं बताया है। पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग काफी पुरानी है। अपनी इस मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने हाल ही में राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि सरकार इस योजना को लागू करेगी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मिलिटेंट्स की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट ढेर, बाकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। शनिवार सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में सीमा पार से करीब आधा दर्जन मिलिटेंट घुसपैठ की ताक में है। सुरक्षा बलों ने घेरा तो मिलिटेंट गोलियां बरसाने लगे। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए। मौके से बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाके में कुछ और मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में मारे गए सेना के जवानों को आज दी गई श्रद्धांजलि। जवानों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गुरुवार को मणिपुर के चंदेल में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए सेना के जवानों के शव आज इम्फाल लाए गए। इम्फाल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इम्फाल में श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों के शव को विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया। दिल्ली से शहीद जवानों के शव को उनके घर भेजा गया है। गुरुवार को मणिपुर के चंदेल में उग्रवादियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे। मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए सेना के जवानों के परिवार दुख में डूबे हैं। मणिपुर के हमले में शहीद हुए 18 जवानों में से एक मंजीत सिंह पंजाब के पठानकोट के थे। उनका गांव खबाना मातम में डूबा है। हिमाचल के बिलासपुर जिले का हीरापुर गांव भी सदमे में है। शहीद हवलदार राजेश चंदेल यहीं के निवासी थे। यूपी के फैजाबाद जिले में रामप्रसाद यादव और ग्रेटर नोएडा के मुरादगढ़ी गांव के जगबीर सिंह भी मणिपुर उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे।
यूपी सरकार ने दोनों जवानों के परिवार को 20-20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली के नरेला में सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर रिक्शे में बच्चे का जन्म। परिजनों का आरोप, इमरजेंसी वार्ड में लगाते रहे गुहार, लेकिन नहीं दिया किसी ने ध्यान। दिल्ली के नरेला इलाके में हरिश्चंद्र अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। घर वालों का आरोप है कि शुक्रवार रात वो इमरजेंसी वार्ड में गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। आधे घंटे बाद मौके पर मीडिया कर्मी पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ये तस्वीर नई नहीं है। बुरा हाल तो उन गरीबों का है जो पूरी तरह इन सरकारी अस्पतालों के भरोसे हैं। फ्रेंच ओपन के फाइनल में आज अमेरिका की सेरेना विलियम्स से चेक गणराज्य की लूसी साफारोवा की टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे मैच। पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची लूसी साफारोवा दुनिया की 13वें नंबर की खिलाड़ी है। साफारोवा 2007 और 2014 में फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। वहीं दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स अगर खिताबी मुकाबला जीतती है तो ये उनका 20वां ग्रैंड स्लैम होगा। फ्रेंच ओपन में 34 साल बाद ये मौका आया है जब चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी फाइनल में है। 1998 में हैना मांडलिकोवा ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था।